हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस इन कोलैबोरेशन विद डाउटनेट। मैं करुणेश भैया आज आप लोगों को ट्यूटोरियल नंबर 4 कराने वाला हूं ग्रेविटेशन का। ठीक है, एक्चुअल में इसका लेक्चर नंबर 4 हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने कवर किया था केपलर्स लॉ और मोशन ऑफ अ सैटेलाइट। ये दो टॉपिक कवर किए थे हमने। इन्हीं दोनों टॉपिक के बेसिस पे आज का हम लोग ट्यूटोरियल क्लास रख रहे हैं। तो इन्हीं के बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बट क्वेश्चंस करने से पहले एक बार फटाफट हम लोग केपलर्स लॉ के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, मतलब पढ़ क्या लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ तो रखा ही है। तो केपलर्स लॉ फॉर प्लैनेटरी मोशन की हम लोग बात कर रहे हैं। देखो मैंने ऑलरेडी लिख दिया ताकि टाइम बच जाए अपना। केपलर्स लॉज फॉर प्लैनेटरी मोशन, मतलब जो भी स्पेस में प्लैनेटरी मोशन हो रहा है उसके बारे में केपलर ने लॉज ऑब्जर्व किए थे। तो ये लॉ एक्चुअल में सारे प्लैनेटरी मोशन को डिफाइन कर देता है। सारे जितने टाइप के प्लैनेटरी मोशन है सबको डिफाइन करता है। तो तीन लॉस थे इसके, एक था लॉ ऑफ ऑर्बिट और एक था लॉ ऑफ एरिया और एक लॉ ऑफ पीरियड। ठीक है, तो लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या कहता है? ये कहता है कि जितने भी प्लैनेटरी मोशन है सारे के सारे इलिप्टिकल ट्रेजेक्टरी फॉलो करते हैं। इलिप्टिकल ट्रेजेक्टरी एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने यहां लिख रखा, देखो द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद सन एट वन ऑफ इट्स टू फोकाई। इसका ये मतलब है कि अगर मान लो प्लैनेट अर्थ है, ये चक्कर लगा रहा है सन के, तो ये इलिप्टिकल पाथ फॉलो कर रहा होगा। जो सन की लोकेशन होगी इस इलिप्स का वन ऑफ द फोकाई पे होगा। आप कहोगे भैया इलिप्स क्या होता है? इलिप्स तो पता होगा, आई थिंक थोड़ा बहुत आप लोग को। ऐसा करके शेप होता है, इसमें माइनर एक्सिस होता है, मेजर एक्सिस होता है, दो फोकस होते हैं, आपको याद होगा दो फोकस। इन्हीं में से एक फोकस पर जिसके अबाउट प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, जैसे सन हमारे सोलर सिस्टम में सन है जिसके अबाउट सारे प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो अपना सन यहाँ होगा, प्लैनेट इलिप्टिकल, ऐसा नहीं कि सेम इलिप्टिकल पाथ, सारे अलग अलग इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहे होंगे, लेकिन जो ऑब्वियसली जिस इलिप्टिकल पाथ में मूव करेंगे उसके फोकस पर ही सन होगा। जैसे अगर प्लैनेट अर्थ की बात करते हैं तो जिस इलिप्टिकल पाथ फॉलो कर रहा होगा उसके एक फोकस पे अपना क्या होगा, सन होगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। और ये सारे प्लैनेट के लिए होल्ड करेगा। अच्छा, जैसा नहीं अपने सोलर सिस्टम के लिए होल्ड करना चाहिए क्योंकि लॉ है, तो लॉ का सीधा सीधा सा मतलब होता है कि पूरे स्पेस में जहां पे भी प्लैनेटरी मोशन हो रहा है ऐसे ही हो रहा होगा। तो पहली बात समझाएं कि सारा का सारा जो नेचुरल प्लैनेटरी मोशन है, नेचुरल मतलब कि हम सैटेलाइट वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं जो हम भेजते हैं अर्थ के राउंड चक्कर काटने के लिए, हम बात कर रहे हैं प्लैनेटरी मोशन की, नेचुरल जो होता है बेसिकली। ठीक है, तो लॉ ऑफ ऑर्बिट क्लियर है, इलिप्टिकल पाथ फॉलो करता है। इलिप्स सारे ट्रेजेक्टरीज इलिप्टिकल होती है। अगला पॉइंट क्या आता है? लॉ ऑफ एरिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, ये बहुत बार पूछता है। इट से जैसे मान लो अर्थ था, यहाँ पे देखो अर्थ, मान लो यहाँ पर अर्थ था और ये ऐसे करके चक्कर लगा रहा, यहाँ पे भी चक्कर लगा रहा और यहाँ पे बीच में सन है, ये देखो ये सन है। ठीक है, ये मान लो सन है और अर्थ ने डी टाइम में कुछ जो एरिया कवर किया ये डीए है ना। अब यहां देख के लग रहा है कितनी देर में किया हमने, डीए। तो जो बेसिकली सेकंड लॉ ये कहता है कि सेम टाइम इंटरवल में सेम एरिया सबटेंड करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू सन। अगर हम कोई लाइन खींचते हैं सन से, मान लो सन को ही एग्जांपल है कि मतलब बेसिकली केपलर ने अपने ही प्लैनेटरी मोशन से पढ़ा था, तो अपने ही प्लैनेटरी मोशन, अपने ही सोलर सिस्टम के प्लैनेटरी मोशन को ही एनालिसिस करके उसी को एग्जांपल लेके समझाया था। तो जैसे मान लो यहाँ पर सन है, ठीक है, तो ये सन के साथ अर्थ का प्लैनेटरी मोशन देख लेते हैं। तो ये आप अर्थ का मोशन देखेंगे तो ये कुछ डी टाइम में कुछ एरिया कट कर रहा होगा। तो जो एरिया कट करेगा ना वो सेम टाइम इंटरवल में हर जगह सेम होता है। मतलब जो डी ए एरिया कट करेगा डी टाइम में वो हर बार सेम होगा, है ना। डी टाइम इंटरवल में जो एरिया कट करेगा हर बार डीए होने वाला, ऐसे सोच सकते हैं। और डीए इज गोइंग टू बी सेम, तो मतलब डीए बाई डी इज ऑलवेज गोइंग टू बी कांस्टेंट। तो ये दूसरा था, मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा, इस बात को प्लीज याद रखें। जैसे अगर मैं बोलूं कि T1 टाइम में यहां से यहां पहुंचा, ठीक है, ये कुछ एरिया सबटेंड कर लिया विद रिस्पेक्ट टू सन, ठीक है। अब बोलो कि इधर में भी अगर मान लो T1 टाइम में मोशन देखना चाहता ना, मान लो ये भी T1 टाइम में होता, तो ये एरिया और ये एरिया मैजिकली सेम हो जाता। क्यों? क्योंकि दोनों का टाइम इंटरवल क्या है, सेम है। तो सेम टाइम इंटरवल में सेम एरिया कट करता है, यही सेकंड लॉ है। इस बात को समझेंगे। सेकंड लॉ क्या है कि सेम एरिया में सेम टाइम में सेम एरिया कट करता है। करेक्ट है, ये चीज मैंने लिख भी रख दी, एक बार आपके लिए पढ़ देता हूं। अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया ड्यूरिंग इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। स्वीप्स आउट मतलब यही जो कह रहा है, इक्वल एरिया स्वीप आउट करता है, कट करता है यहां से
इन इक्वल टाइम इंटरवल में, सेम बात, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो डीए बाई डी टी कॉन्स्टेंट होता है, ये इसका मतलब हो जाता है डीए बाई डी टी इज गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, सिंपल से पॉइंट है। एंड लॉ ऑफ एरिया सेज क्या कहता है कि जो इलिप्टिकल मोशन हो रहा है ना प्लैनेट का, उसका जो टाइम पीरियड होगा, एक चक्कर लगाने में जो टाइम होगा वो आर स्क्वायर के टी जो टाइम पीरियड होगा उसका स्क्वायर कर दें, दैट इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है हमेशा, ध्यान से सुनेंगे, मैं कह रहा हूं कि जो इलिप्टिकल पाथ फॉलो करता है इसमें एक चक्कर लगाने का जो टाइम आता है अगर उसको स्क्वायर कर दें तो दैट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू दी आर क्यूब। लेकिन आर क्यूब तुम्हें पता है यहाँ पर रेडियस हो नहीं सकती क्योंकि इलिप्स है, माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस होता है। तो आपको क्या करना है, माइनर मेजर एक्सिस की लेंथ नहीं लेनी, आपको लेना है आर मिनिमम और आर मैक्सिमम बाई टू। आप कहोगे भैया आर मिनिमम और आर मैक्सिमम क्या है, यस तो यहां पर आर मिनिमम होता है जो सबसे दूर वाली दूरी होती है उसको आर मैक्स बोलते हैं, और जो सबसे पास वाली दूरी जब वो मोशन कर रहा है इलिप्टिकल पाथ में तो कोई ना कोई लोकेशन ऐसी होती है जो सबसे पास में होती है और कोई ना कोई लोकेशन ऐसी होती है जो सबसे दूर होती है। तो देखो जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये सबसे दूर है और ये सबसे पास है ना, ऐसा मान सकते हैं हम लोग। चलते ये आर मैक्स हो गया और ये आर मिन हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड ए पॉइंट। तो आर मैक्स प्लस आर मिन का जो एवरेज होता है ना उसे ही हम लोग आर बोल देते हैं। ये बात ध्यान रखना क्योंकि आर कोई एक पर्टिकुलर दूरी के प्रोपोर्शनल नहीं होता, जो एवरेज होता है ना आर मिन और आर मैक्स का इसके प्रोपोर्शनल होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। अच्छा मैंने ये भी बोला था कि सेम लॉ ना, ये सेम चीज आपका अगर सर्कुलर पाथ है तो भी होल्ड करता है, तो उसमें सर्कुलर पाथ होगा तो रेडियस रेडियस ही होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड पॉइंट। तो ये तुम्हारा सर्कुलर पाथ के लिए भी होल्ड करता है और केपलर्स थर्ड लॉ में भी होल्ड कर जाता है। और ये सारे के सारे प्लैनेटरी मोशन के लिए, ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर प्लैनेट के लिए होगा। जैसे अगर मान लो सन के लिए सारे प्लैनेट्स की बात किया जाए, जुपिटर मार्स अर्थ सबके लिए सेम होगा भाई, सबके लिए सेम लॉ फॉलो करता है, ठीक है, सबके लिए सेम करेगा। तो ये तीनों लॉज आपको रटा होना चाहिए एकदम, तभी से क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाते हैं, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। देखो अब मैंने एक चीज बोल रखी है, आपको ध्यान रखना है कि जो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है ये वैलिड फॉर द सर्कुलर मोशन एज वेल एज फॉर द केपलर्स लॉ वाले इलिप्टिकल पाथ के लिए भी होल्ड करेगा, ठीक है। तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब यहां मैं लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना है, वैलिड फॉर सर्कुलर मोशन। जैसे अगर हम कोई सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो वो जाके ऑर्बिट में सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसके लिए भी वैलिड है। एंड जो प्लैनेट का नेचुरल मोशन है उसके लिए भी होल्ड करता है, मतलब इलिप्टिकल पाथ के लिए भी होल्ड करता है। अगर हम सैटेलाइट को इलिप्टिकल पाथ भेजते तो उसके लिए भी होल्ड करता रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, कि नहीं होल्ड करेगा, हर जगह होल्ड करेगा, चाहे वो सर्कुलर पाथ हो चाहे वो इलिप्टिकल पाथ हो। ये टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। लेकिन सर्कुलर होगा तो वो रेडियस हो जाएगा, और सर्कुलर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, आर मीन प्लस आर मैक्स बाई 2 करके हम लोग उसको इसके प्रोपोर्शनल कर देंगे, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड अ पॉइंट। अ सैटेलाइट, अब इस क्वेश्चन को करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। अ सैटेलाइट इज लॉन्च्ड इनटू अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। एक सैटेलाइट है जिसको हम लोग ने आर रेडियस के ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया, मतलब मान लो प्लेनेट अर्थ के लिए बात करते हैं तो ये प्लेनेट अर्थ मान लो है, और हमने यहां से कुछ मान लो आर रेडियस के या आर रेडियस में एक लॉन्च कर दिया हमने आर रेडियस में, ठीक है। एंड सेकेंड सैटेलाइट एक सैटेलाइट को आर रेडियस के ऑर्बिट में लॉन्च किया गया, while second satellite is launched into orbit of radius 1.02 r, ज्यादा नहीं थोड़ा सा ऊपर किया गया, मतलब अगर r रेडियस था तो 1.02 r, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो कह रहा था परसेंटेज डिफरेंस इन द टाइम पीरियड क्या होगा। नाउ आई थिंक यू गेट इट। तो यहां पर तुम्हें पता सर्कुलर ऑर्बिट में भेजा तो भी तुम्हें पता कि ये चीज होल्ड करने वाली, तो पहला इस पे है और दूसरा किस पे है, ये है तुम्हारा 1.02 r पर। अब तुम्हारा जो सर्कुलर पाथ है इसके लिए भी होल्ड कर रहा होगा, आई होप यू अंडरस्टैंड। सर्कुलर पाथ के लिए भी होल्ड कर रहा होगा, क्या होल्ड कर रहा होगा, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, और इस वाले के लिए भी होल्ड कर रहा होगा, दोनों के लिए होल्ड कर रहा होगा, ठीक है। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं, T1 इक्वल्स टू के ले लेते हैं प्रोपोर्शनलिटी, T1 स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू के आर क्यूब, और आर क्या है, आर ही है तो आर क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। एंड T2 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, दूसरे प्लेनेट के लिए, ये हो गया आपका प्लेनेट नहीं सॉरी, ये पहले सैटेलाइट के लिए हो गया, S1 के लिए लिख लेते हैं, और ये S2 के लिए हो गया, बट इसका जो रेडियस है वो है 1.02 आर क्यूब। आई होप यू अंडरस्टैंड पॉइंट। अब करा दोनों का जो टाइम पीरियड आएगा, एक का T1 है दूसरा का T2 है, तो जो टाइम पीरियड आएगा उसमें जो परसेंटेज डिफरेंस वो बता दो। तो परसेंटेज डिफरेंस का बहुत स्टैंडर्ड सा तरीका होता है,
वो ये होता है कि आप डिवाइड कर लो, तो T2 बाई T1 इज इक्वल टू के कट जाएगा, तो 1.02 R अपॉन R की पावर 3/2 कर सकते हैं, क्योंकि मैंने स्क्वायर को दोनों साइड से रूट ले लिया, तो ये स्क्वायर हट जाएगा, इधर रूट आ जाएगा। ठीक है, अभी आर आर भी कट जाएगा, तो जो तुम्हारा T2 बाई T1 आएगा बच्चों, वो आ जाएगा 1.02 की पावर 3/2। आप कहोगे भैया इसमें हम लोग परसेंटेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे? अच्छा, आप बताओ परसेंटेज डिफरेंस क्या होता है? तो परसेंटेज डिफरेंस होता है T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1, मतलब परसेंटेज डिफरेंस है, डिफरेंस ही करा, तो डिफरेंस का विद रिस्पेक्ट टू आपका ऑब्वियसली T1 के साथ देखना, तो जो फाइनल आ रहा है ना, परसेंटेज डिफरेंस तो समझ रहा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100, वही परसेंटेज आपका होता है, मतलब परसेंटेज यू कैन से कि जो भी चेंज हुआ है, ऐसे परसेंटेज चेंज भी बोल सकते हो उसको विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वैल्यू। ठीक है, तो T2 बाई T1 इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 0.2 की पावर 3/2। अब यहां पर हम लोग एक बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग से कहानी होती है, बड़ी आसानी से जल्दी से सॉल्व हो जाता है। कैसे? आपको याद होगा 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल्स टू हम लोग 1 प्लस एन एक्स कर सकते हैं, लेकिन तभी कर सकते हैं जब x 1 से बहुत छोटा है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सेम सिचुएशन, देखो ये है x आपका और ये 1 है, और देखो जो x है वो 0 पॉइंट, ध्यान से देखोगे तो 0.02 है, विच इज ऑब्वियसली क्वाइट लेस देन दी 1, बहुत 1 से बहुत छोटा, ये वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, तो हम लोग इसका बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस एक्स पावर n है, तो क्या हो जाएगा T2 बाई T1 इक्वल्स टू 1 प्लस 3/2 इंटू 0.02, यही वाला अप्रोक्सीमेशन मिल गया। वैलिड कब है? जब x 1 से बहुत छोटा है। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, T2 बाई T1 इक्वल्स टू, ये दोनों साइड -1 कर देते हैं, तो -1 करते होगा 1 प्लस 3/2 इंटू 0.02 -1, देखो ये कट गया, और देखो ये अपने काम की चीज आ गई, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल्स टू 3/2 इंटू 0.02। अब आपको परसेंट, अब याद है ना मैंने क्या बोला, परसेंटेज डिफरेंस की बात कर रहा, तो परसेंटेज डिफरेंस का T2 फाइनल वैल्यू विच इज T2 माइनस इनिशियल वैल्यू विच इज T1 डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू, ये तो तुम्हारा डिफरेंस आ गया, और ये फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंस आ गया, इसका परसेंटेज लेना तो 100 कर देते हैं, 100। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, इधर भी 100 करना पड़ेगा हमें, तो इसे को कहते हैं परसेंटेज डिफरेंस, परसेंटेज डिफरेंस। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 2 कट जाएगा 3%, तो अपने पास 3% आंसर आ जाएगा, कोई ना कोई ऑप्शन डेफिनेटली होगा, है ना भाई। तो आसान सी बात है, कैलकुलेशन थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स लग सकती है, बट ये है आसान सी चीज। ठीक है, 3%, देखते ऑप्शन में, यस दिस इज 3%, 3% इज द ऑप्शन। तो देखो आसान सा क्वेश्चन था, हमने सीधा ये वाला लॉ यूज कर लिया, और इसी से थोड़ी मैथ्स थी, बट ऐसे क्वेश्चन मेंस में आ जाते हैं, तो ये बात ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन मेंस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, और एक क्वेश्चन करते हैं, देखो वही वाला, a small planet, small नहीं, a planet of small mass, a planet of small mass moves around the sun, a planet of small mass मतलब एक obviously एक planet है जिसका मास small है, moves around the sun जिसका मास कैपिटल है, along an elliptical orbit, अब ध्यान से देखना elliptical orbit बोल दिया इन्होंने, such that its minimum and maximum distance, minimum and maximum distance, ये देखो minimum एंड मैक्सिमम डिस्टेंस, आर मिनिमम कितना दिया, आर मिनिमम इलिप्टिकल पाथ है, ध्यान रखेंगे, कह रहा है कि एक प्लैनेट है जो सन के अबाउट चक्कर काट रहा है, और जो इलिप्टिकल पाथ है, ये दिया इलिप्टिकल पाथ है, तो वहां आर मिनिमम सबसे पास वाली दूरी, सन के रिस्पेक्ट में जो प्लैनेट की सबसे पास वाली दूरी होगी, और सन के रिस्पेक्ट में प्लैनेट सबसे दूर वाली दूरी होगी, उसी को आर मैक्स बोलते हैं। आर मिनिमम स्मॉल आर दिया, और आर मैक्सिमम कैपिटल आर दिया है, करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड पॉइंट। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन विल बी, तो ये आसान सी बात है, इलिप्टिकल पाथ पे अगर जा रहा है, अगर मान लो इलिप्टिकल पाथ पे ऐसे करके जा रहा है, ऐसे मान लो इलिप्टिकल पाथ पे जा रहा है, तो कुछ देखो ये सेंटर, ये अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ऐसा होता है, ये होता है माइनर एक्सिस, ये होता है मेजर एक्सिस, ये होता है फोकस 1, ये होता है फोकस 2, यहां पर हम लोग सन को मान सकते हैं, यहाँ पे, और चलो मतलब हालांकि लग नहीं रहा, बट इस दूरी को सबसे छोटी ले लेते हैं आर मिनिमम, और इस दूरी को सबसे बड़ी ले लेते हैं आर मैक्सिमम, तो ये दिया, यहाँ पर माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस के लिए नहीं दिया, यहाँ पर आर मिनिमम, तो ये सन के रिस्पेक्ट में, जैसे यहाँ पर जब प्लैनेट होगा,
एम, तो इसको आर मिनिमम बोल रहा है, और जब यहां पर होगा आर मैक्सिमम बोल रहा है। तो वन ऑफ द फोकस पे इसके सन होता है और प्लैनेट उसके अबाउट चक्कर काट होता है इलिप्टिकल पाथ पे। तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जो आर मिनिमम और आर मैक्सिमम वो इन दोनों का एवरेज है। नहीं, जैसे मान लो ये ए होगा ये बी, बिल्कुल नहीं, ये सबसे पास वाली दूरी और सबसे दूर वाली दूरी का एवरेज है। तो जो आर होगा ना, जो एक्चुअल में अगर केपलर्स लॉ से देखा जाए, अभी बताया था मैंने आपको ऊपर कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल। अब देखो ये एक्चुअल में जो डेराइव हुआ था ऐसे हुआ था कि जो टी होता है वो क्या होता है 2 पाई आर, हम लोग सर्कुलर मान लेते हैं ऑर्बिट को, अपॉन वी विच इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी आपको याद होगा रूट ओवर जीएम बाई आर हो जाता है। तो t इज इक्वल टू क्या आ जाता है 2 पाई अपॉन रूट जीएम का होल स्क्वायर इधर भी कर दिया, तो ये आर स्क्वायर और ये आर हो जाएगा। तो यहीं से देखो आया था। तो एक्चुअल में जो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आता है तो 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन जीएम, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो आता है वो आ जाता है अपना ये। तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है, इसी को के बोलते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में ये जो के की वैल्यू होती है ये होती है, आपको याद नहीं रखना है, या आप ऐसे ही प्रूव कर सकते हो। के क्या है आपका 4 पाई स्क्वायर अपॉन जीएम, है ना। तो यहां पर जैसे मैं बोलता हूं कि टी स्क्वायर, जैसे मैं बोलता नहीं टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो इसका मतलब टी स्क्वायर इक्वल्स टू के आर क्यूब है। ओके, प्लस थर्ड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ उसके हिसाब से। एंड दिस इज वैलिड फॉर सर्कुलर पाथ एज वेल एज फॉर इलिप्टिकल पाथ। यहाँ पे किस पाथ की बात कर रहा है, इलिप्टिकल पाथ की बात कर रहा है, तो यहाँ पर वैलिड है। तो टी स्क्वायर, तो लेकिन अब ये समझना है कि जो के की वैल्यू है ये होती है, कई बार वो एग्जैक्ट वैल्यू के टर्म्स में बात कर लेता है। ठीक है, तो हमें ये पता चल चुका, लेकिन आर क्या था याद है ना, आर क्या था। अब इलिप्टिकल पाथ है तो आर ऐसा नहीं कि माइनर एक्सिस है मेजर एक्सिस है, ना इन दोनों का एवरेज है। ये क्या था सबसे पास वाली दूरी विच इज स्मॉल आर, जो सबसे दूर वाली दूरी है क्या है कैपिटल आर, इन दोनों का एवरेज होता है। तो आर जो यहाँ पर ये वाला आर होगा, ये होगा आर प्लस ये जो आर होगा इसको बोल सकते हैं आर। तो इनफैक्ट हम लोग इसको, अब देखो आर ही है तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसको आर डैश बोल सकते हैं। तो ये आर डैश होगा, आर डैश इज इक्वल टू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर बाई 2, इसकी जगह पे रख देते हैं। ठीक है, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 4 पाई स्क्वायर स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाई, क्यूब का 8 हो जाएगा 2 है तो, अपॉन जी एम। तो ये 2 नीचे चला जाएगा और ये फिर रूट ले लेंगे, तो आ जाएगा आर प्लस आर, क्योंकि हमें टाइम पीरियड पूछा था, मतलब इलिप्टिकल पाथ में जा रहा था तो टाइम पीरियड के साथ रिलेशन बताना था, तो यही रिलेशन होगा। ठीक है, अपॉन 2, और ये आ जाएगा जी एम का रूट ओवर। आई होप यू अंडरस्टैंड। और पाई बाहर आ जाएगा, पाई स्क्वायर है तो पाई बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो पाई अपॉन पाई इंटू रूट ओवर आर प्लस आर क्यूब अपॉन जीएम इंटू 2। तो देखते हैं 2 जीएम, इसको लिख सकते हैं हम लोग सिंप्लीफाई करके, इसको 2 जीएम लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 जीएम लिख देते हैं। तो अपने पास कोई ऑप्शन है क्या, देखते हैं, अपने पास डेफिनेटली ऑप्शन होगा। यस, सी इज द ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शन, तो ये अपना बड़ा आसानी से समझ में आ जा रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि अगर कोई प्लैनेट, स्मॉल प्लैनेट ऐसे बोलते हैं नाम के लिए बोलते हैं कि स्मॉल है, मास का मास से कोई फर्क नहीं था, प्लैनेट के मास से कोई प्लैनेट के मास से फर्क पड़ना था, सॉरी प्लैनेट के मास से फर्क नहीं पड़ना था, सन के मास से फर्क पड़ना था, क्योंकि देखो सन का मास तो आता है इसमें बट प्लैनेट का मास नहीं आता है। ठीक है, तो इसने बोला प्लैनेट ऑफ स्मॉल मास मूव्स अराउंड द सन ऑफ मास m along the elliptical path। elliptical path है और कह रहा है कि सबसे पास वाली दूरी और सबसे दूर वाली दूरी दी है, तो आपको टाइम पीरियड का रिलेशन बताना था। तो क्वेश्चन हमेशा पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन का रिलेशन बताना था। क्वेश्चन दिमाग में रखो, तो कोई भी इलिप्टिकल पाथ होगा तो क्या रिलेशन फॉलो करेगा, क्या करेगा फॉलो, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू के आर क्यूब। मैंने बोला बस यहाँ पर क्या फर्क था कि के की वैल्यू थोड़ी सी आपको समझनी थी क्या होती है, तो के की वैल्यू आपको पता चल चुकी है ये होती है। देखो मैंने यहाँ लिख दिया के की वैल्यू ये होती है, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू होती है 4 पाई स्क्वायर अपॉन जीएम होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड योर पॉइंट। क्लियर है बातें यहाँ पे, आई होप सबको क्लियर होगी, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये भी बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, अ सैटेलाइट, ध्यान से देखना, अ सैटेलाइट रिवॉल्व्स इन अ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। मैं आपको बताया था, याद है क्या होता है जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, लेक्चर में बताया था, लास्ट लेक्चर में बताया था। तो जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, अच्छा लेक्चर में नहीं बताया था आपको, मैंने ट्यूटोरियल नंबर 3 में बताया था। तो जियोस्टेशनरी ऑर्बिट होता है, जैसे मान लो ये प्लैनेट अर्थ है, ट्यूटोरियल नंबर 3 में बताया था मैंने, तो ये प्लैनेट अर्थ है। अब मान लो कोई जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होगा, मान लो ये है आपकी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ किसी सैटेलाइट को लॉन्च करता हूँ, तो अगर अर्थ पे बैठ के कोई बंदा इस सैटेलाइट को देखेगा तो ये इसके रिस्पेक्ट में स्टेशनरी दिखता है।
तो जो सैटेलाइट होता है दैट इज स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अब परसेंट मतलब जो भी अर्थ से उसे देखेगा स्टेशनरी लगेगा, मतलब दोनों का ओमेगा क्या होना चाहिए, सेम। यही मुद्दा है आपका, दोनों का ओमेगा सेम रहेगा तो हमेशा उसी के सामने दिखेगा। दोनों देखो ऐसा हो दोनों ओमेगा सेम थीटा कट करोगे ना, जैसे अभी यहाँ पर है तो ओमेगा सेम है तो ये भी सेम एंगल कट करेगा और ये भी सेम एंगल कट करेगा। सबसे इंटरेस्टिंग सी बात है, ये दोनों एंगल कट सेम करेगा तो ये थोड़ी देर बाद यहाँ होगा, ये थोड़ी देर बाद ये तो बेचारा यहाँ होगा। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब क्या होता है, सैटेलाइट मस्ट बी स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू, मैं लिख देता हूं कंफ्यूजन बिल्कुल ना, सैटेलाइट must be stationary with respect to अर्थ। अगर हम मैथमेटिकली बात करते हैं तो पहला मैथमेटिकल ओमेगा मस्ट बी सेम, ओमेगा मस्ट बी सेम implies that टाइम पीरियड मस्ट बी सेम, टाइम पीरियड ये तो ऑब्वियसली ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी होता है, तो अगर ओमेगा सेम होगा तो टाइम पीरियड भी सेम होगा, टाइम पीरियड मस्ट बी सेम। I hope you understand a point. This is all point about geostationary satellite. तो देखो भैया क्या कह रहा है, देखते हैं क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। A satellite revolves in a geostationary orbit but in a different direction, opposite direction. अब देखो यहाँ पर मैंने ओमेगा सेम का मतलब होता है कि डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि अब देखो ये इधर जा रहा होगा, अर्थ इधर जा रहा होगा और प्लैनेट सैटेलाइट इधर जा रहा होगा, तो ऑब्वियसली सामने नहीं रह पाएगा, तो दैट इज नॉट जियोस्टेशनरी। ओमेगा सेम का मतलब मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, करेक्ट है। तो बट यहां पर कह रहा है कि अगर मान लो ये तुम्हारा अर्थ है और ये छोटा सा सैटेलाइट है, तो कह रहा है ये ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये इधर जा रहा है, मान लो ओमेगा जी है तो जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में है ना, तो दोनों का ओमेगा सेम है, तो इसका ओमेगा इधर है, इसका ओमेगा इधर है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड ए पॉइंट। ये ओमेगा है, ये भी ओमेगा है, मैं मिटा देता हूं, थोड़ा सी अजीब सा दिख रहा है। तो ये ओमेगा अर्थ है और ये ओमेगा सैटेलाइट, ओमेगा एस एंड ओमेगा अर्थ, दोनों सेम है बट लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का फंडा क्या होता है, दोनों सेम ही होते हैं बट सेम दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन भी सेम होता है, तो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ हमें सैटेलाइट स्टेशनरी लगता है। अगर दोनों ऑपोजिट में तो ऐसा स्टेशनरी नहीं लगता, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। मैं लिख देता हूं कि मैग्नीट्यूड, ये इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ मस्ट बी सेम, बोथ मस्ट बी सेम, क्यों भाई, ठीक है ना। तो अब देखो एक इधर की तरफ जा रहा है, अच्छा अगर मान लो दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता, ऑब्वियसली अर्थ का ओमेगा के हिसाब से कितना टाइम लगता है आपको बेसिकली एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर मतलब एक दिन हुआ ना, एक दिन मतलब 24 आवर्स। अर्थ का जो टाइम पीरियड है 24 आवर है, दोनों का टाइम पीरियड भी सेम होना चाहिए। अर्थ का टाइम पीरियड ऑफ अर्थ है ना, लिख देता हूं मैं, ऑब्वियसली सबको पता ही होगा, तो टाइम पीरियड ऑफ अर्थ इज गोइंग टू बी 24 आवर्स, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो सैटेलाइट भी क्या होना चाहिए, मतलब अगर इसका ओमेगा मान लो आप इस डायरेक्शन में है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ द बेसिकली क्या होना चाहिए, टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट मस्ट बी ऑब्वियसली सेम होना चाहिए बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इस टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट भी क्या होना चाहिए, 24 आवर्स बट ओमेगा मस्ट बी क्लॉकवाइज, जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड ए पॉइंट। अब देखो जैसे ये मान लो सन है, और सॉरी ये मान लो अर्थ है और ये है प्लैनेट सैटेलाइट है, अगर दोनों का ओमेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में ना, तो सबसे इंटरेस्टिंग सी बात पता क्या होती है कि देखो ये जैसे अब कह रहा है कि अब इसने पूछा क्या, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो कह रहा है टाइम इंटरवल बिटवीन इट्स सक्सेसिव पासिंग अबाउट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटर, है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड ए पॉइंट। तो जैसे मान लो इक्वेटर वाले पॉइंट के हिसाब से हम एनालिसिस करना, तो ये देखो मान लो ये इक्वेटर है, ऐसे सोच लो, तो कह रहा है ये पॉइंट जब इधर घूम रहा है, ऐसे सोच लेते हैं, तो जब ये पॉइंट इधर की तरफ घूम रहा है ना, तो ये सेम स्पीड से, ऐसे सोचो सेम स्पीड से सेम ओमेगा से इधर आ रहा है और ये सेम ओमेगा से इधर आ रहा है, ऐसे करके, ये रियलाइज हो रहा है सबको, है ना। ये देखो तो ये आधा चक्कर लगाया होगा और ये आधा चक्कर लगाया होगा, तो ये क्या हो जाएगा, मीट कर जाएगा। तो ये कह रहा है कि सक्सेसिव पासिंग, तो ये पॉइंट ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट कितनी देर बाद पास करेगा। देखो अगर ये पूरा चक्कर, आधे चक्कर के बाद आपको तो दोनों का ओमेगा सेम है, तो दोनों का ओमेगा सेम है, तो ये इधर से पाई चक्कर लगा लेगा मान लो टाइम में, तो ये इधर से लगा लेगा, मैं बना ही देता हूं। देखो इधर से अपना हो गया पाई, है ना, ओमेगा से, और इधर से भी अपना हो गया पाई, ऐसे करके। तो देखो इसको क्रॉस कर रहा है, तो दोनों पाई पाई मतलब हाफ टाइम लग रहा है, हाफ टाइम में ही क्रॉस कर जा रहा है। अगर मान लो ये ऐसा होता, ध्यान से समझना कि यहां पर
ये सेम डायरेक्शन में होता तो पूरा एक चक्कर लगाना पड़ता सेम सेम पॉइंट पे आने के लिए, इसी एक चक्कर लगाने के लिए। बट यहाँ पर कह रहा है कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस कब करेंगे, तो इट इज गोइंग टू बी पूरा चक्कर जरूरत नहीं है आपको, आधे चक्कर में जाएगा, दोनों एक दूसरे की तरफ फॉलो कर रहे हैं, सेम ओमेगा से फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हाफ टाइम हो जाएगा। तो 24 आवर होता है अपना जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का टाइम पीरियड या अर्थ का टाइम पीरियड, तो उसका आधा हो जाएगा। तो कितना टाइम होने वाला, 12 आवर। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। 12 आवर, ये मतलब ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल एनालिसिस थी, क्योंकि ऐसे सोच सकते हो कि ओमेगा अगर आपका डबल कर देंगे तो टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा ना। तो वही हुआ है कि आप ऐसे सोचो कि अगर हम विद रिस्पेक्ट टू अर्थ का विद रिस्पेक्ट टू सैटेलाइट देखेंगे तो 2 ओमेगा दिख रहा होगा, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव ओमेगा की हम बात कर रहे हैं। तो अगर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ देखेंगे तो सैटेलाइट का ओमेगा डबल द ओमेगा हो जाएगा, तो इसका मतलब हाफ टाइम लगेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। वर्बली हो जाता है क्वेश्चन, बट मैंने आपको काफी सारी चीजें बता दी है, ठीक है, क्लियर बातें। तो सेम पॉइंट को क्रॉस करने में आपको आधा टाइम लगेगा, विच इज 12 आवर, और पूरा जियो स्टेशन सैटेलाइट का जो एक चक्कर लगाने का टाइम होता है वो 24 आवर्स होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A satellite of mass m initially at rest on the earth। अब ध्यान से समझना, एक सैटेलाइट है, अर्थ पे ही है, बट मान लो यहाँ पर रेस्ट पर है, ये सैटेलाइट है और ये अर्थ है। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन को पहले अच्छे समझ लेते हैं। एंड इज लॉन्च इनटू सर्कुलर ऑर्बिट एट अ हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो मतलब यहां से लॉन्च करना, हमें कुछ वेलोसिटी देना, मतलब ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी देके ही लॉन्च कर सकते हैं। तो एक जिस ऑर्बिट में इसको आपको चक्कर लगवाना है, उसका रेडियस क्या होना चाहिए, उसका रेडियस चाहिए आपको 2r। अब 2r क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सेंटर से ले रहे हैं तो 2r, सरफेस से लेंगे तो r हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। 2r, क्योंकि ये देखो ये है रेडियस अपना r, तो यहां तक हो जाएगा 2r, क्योंकि इसने बोला है कि एट अ हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ, हाइट का मतलब फ्रॉम द सरफेस होता है, ठीक है, इस बात को रखें, हाइट का मतलब फ्रॉम द सरफेस। तो 2r रेडियस तक भेजना है, 2r रेडियस तक भेजना है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ तक, यहां से लॉन्च करना है। तो ये एक्चुअल में ऐसा नहीं कि जैसे यहां से किया तो ऐसे लॉन्च करके ऐसे कुछ करके मैकेनिज्म करके यहां तक पहुंचाना, ऐसे करके कुछ सेटिंग होती है। तो हमें ये पता है अगर इस ऑर्बिट में चक्कर लगाना, तो यहाँ पर ऑर्बिटल स्पीड का बड़ा अच्छा सा आइडिया होता है, कितना होता है, √/gm/2r फ्रॉम द सेंटर हमेशा दूरी होती है, gm बाई स्मॉल r, और यहाँ पर r जो है वो 2r है। तो यहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी होनी चाहिए 2r। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी में इसका आइडिया है, इतनी काइनेटिक एनर्जी यहाँ होनी चाहिए, प्लस के बाद यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, और यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, सरफेस पे भी। तो एक्चुअली हम इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बड़ी आसानी से लगा सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। लॉ ऑफ कंजर्व, हमें क्या चाहिए, मिनिमम एनर्जी, जिस एनर्जी से हम इसे थ्रो करें ताकि ये पहुंच जाए 2r रेडियस के ऑर्बिट में और ये चक्कर लगाना शुरू कर दे वहां पे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से देख लेते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एंड दैट्स इट। जैसे यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी हम देंगे, यही आपकी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगी जो रिक्वायर्ड होगी उस ऑर्बिट तक ले जाने की। अच्छा, इस ऑर्बिट तक ले जाना है और हमें इतनी एनर्जी यहाँ पे देनी है कि यहाँ पर पहुंच जाए, और इसके बाद इस वेलोसिटी के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। तो हमें ये बात पता चल चुकी है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी होनी चाहिए v0, वेलोसिटी या स्पीड भी बोल सकते हो उसको, वो होनी चाहिए √/gm/2r। क्लियर है बात यहाँ पे। तो ठीक है, हमने मान लो यहाँ पर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, के मिनिमम। तो काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गया, लेकिन पूरा पूरा लॉस नहीं हुआ, कुछ एनर्जी हम बच गई है, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हम कैसे लिख सकते हैं, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, विच इज, लॉस कितना होता है भाई, इनिशियल माइनस फाइनल, तो दैट इज हाफ m, सैटेलाइट का मास m है, ठीक है, और वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, इतनी वेलोसिटी तो होनी चाहिए 2r रेडियस पे। तो कितना हो गया, √/gm/2r का होल स्क्वायर। और जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। क्यों भाई, क्योंकि यहां जैसे दूर जाता ऑब्जेक्ट तो गेन आता है पोटेंशियल एनर्जी में, और गेन क्या होता है, हमेशा सरफेस पे था और 2r रेडियस से पहुंच गया, तो गेन हमेशा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, जब 2r रेडियस पे होगा तो कितना होगा, माइनस माइनस होता है हमेशा, ध्यान रखें, gmm/2r, और माइनस हो जाएगा और फिर ये बैक, क्योंकि अच्छा ये होता है फाइनल गेन इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, तो हो जाएगा g(m)M ये सरफेस पे। ये हो गया ऑर्बिट के पास में पोटेंशियल एनर्जी, ये ऑर्बिट पे है और ये अर्थ के सरफेस पे है, और ये फाइनल और ये इनिशियल। आई होप यू अंडरस्टैंड माय टोटल लॉजिक। ये निकालना है हमें बेसिकली, ये मिनिमम एनर्जी निकालना है जितना इसे देनी थी। अब बस कुछ नहीं करना, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो के मिनिमम कितना हो जाएगा, के मिनिमम इज गोइंग टू बी, इसको राइट साइड ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, हाफ m gm अपॉन 2r प्लस हो जाएगा माइनस g(m)M अपॉन 2r
प्लस जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन 4r माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन 2r प्लस जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन, ठीक है। तो भाई ये हो जाएगा जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन 4r और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस जी स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम अपॉन 2r प्लस, क्योंकि देखो ये हाफ और 1 तो अल्टीमेटली हाफ हो जाएगा प्लस हाफ, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4 जी स्मॉल एम कैपिटल एम बाई आर। तो दिस इज द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जो अपना आंसर दिया ना वो इन टर्म्स में नहीं दिया है, हालांकि ये भी वैल्यूज थी बट इस टर्म्स में आर के टर्म में आंसर दिया और जी के टर्म में दिया। तो अब जी क्या है, जैसे प्लेनेट अर्थ के सरफेस पे जो जी है वो जी होता है, ये बाय डिफॉल्ट यहां लिखना चाहिए इन्हें, हालांकि नहीं दिया तो बताना चाहिए। जी इज ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन, यहां लिख देता हूं मैं ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन बाय डिफॉल्ट। वैसे बाय डिफॉल्ट जी स्मॉल जी हमेशा सरफेस पे होता है और सरफेस पे कितना होता है आपको याद ही होगा, जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। याद है? नहीं याद है तो लेक्चर को ध्यान से देखें, मैंने बहुत बार यूज किया। जीएम बाई कैसे निकालते थे याद है ना, फोर्स से निकालते थे, किसी उस सरफेस से फोर्स निकाल लेते थे फिर उसको एमजी कर देते तो एमजी इक्वल टू आपका आता था, एमजी में एमएम कट जाता तो जी बचता था। ये सरफेस के लिए तो यही होगा। तो यहां पर जी में बदलना और आर में बदलना, तो देखो हमने क्या किया, देखो ध्यान से समझना। हमने एक आर और यहां पर क्या किया 3/4 बाहर ले लिया और जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर कर दिया, लेकिन हमने एक्चुअल में स्टैट्स बिगाड़ दिया, तो ये आर स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक आर ऑलरेडी था, ठीक है, और एक स्मॉल एम था, ठीक है। इस वैल्यू को हमने क्या बोला, जी। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, आसान सी बात है। ये हो जाएगा 3/4 जी इंटू ये आर आर कट जाएगा, आर होगा इंटू एल, तो जो फाइनल आंसर होगा 3/4 एम जी आर इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड ताकि वो ताकि वो पहुंच जाए फ्रॉम द सरफेस आर हाइट पे और फ्रॉम द सेंटर 2r रेडियस पे, ताकि वहां पर वो जाकर आराम से चक्कर लगाता रहे। आई होप यू अंडरस्टैंड पॉइंट। ये ऐसे करके चक्कर लगाता रहेगा अगर आप इतनी एनर्जी दोगे इसको, तो इतनी काइनेटिक एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। इसको टोटल एनर्जी भी बोल सकते हो, एक्स्ट्रा एनर्जी भी बोल सकते हो देने के लिए, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। तो आई होप ये सब आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ ज्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा होगा, मैंने बिल्कुल आराम आराम से समझाया है। और क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास। A satellite can be in a geostationary orbit. A satellite can be in geostationary orbit around the Earth at a distance r from the center. ठीक है। अब यहां पर ध्यान से समझना, कह रहा है कि a satellite can be in a geostationary orbit around the Earth at a distance r from the center. अब ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट इसको आप लोग सर्कुलर ऑर्बिट मान सकते हो। तो अगर ये तुम्हारा r रेडियस पर है, मतलब जो ऐसे सोचो, मान लो प्लैनेट अर्थ है, प्लैनेट अर्थ मान लेते हैं, है ना, और इसके सेंटर से आर रेडियस क्या है आपका, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है। आर रेडियस क्या है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है और इसका कुछ टाइम पीरियड होगा और कुछ एंगुलर ओमेगा होगा। जो ओमेगा अर्थ का होगा वही आपका क्या होगा, जो ओमेगा अर्थ का होगा। अगर ओमेगा ऑफ अर्थ है, ये ओमेगा ऑफ सैटेलाइट है, तो ओमेगा ऑफ अर्थ मस्ट बी इक्वल टू ओमेगा ऑफ सैटेलाइट, क्योंकि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब क्या होगा, जहां पर दोनों का ओमेगा सेम होता है, टाइम पीरियड सेम होता है, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ पे। तो ओमेगा ऑफ द अर्थ इक्वल टू ओमेगा ऑफ द सैटेलाइट, ठीक है। तो ये हो गया एक डेटा। अच्छा, यहां पर एक चीज ध्यान रखेंगे कि अगर ये चक्कर लगा रहा है तो यहां पर ये रिलेशन डेफिनेटली होल्ड कर रहा होगा, टी स्क्वायर इक्वल टू के आर क्यूब होल्ड कर रहा होगा। टाइम पीरियड जो होगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, ये किसी भी ऑर्बिट के लिए होल्ड करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जियो स्टेशनरी के लिए, तो जियो स्टेशनरी के लिए भी होल्ड करेगा। तो अब टी को, अब मान लो टी को लिख सकते हैं 2π/ओमेगा, है ना, इज इक्वल टू स्क्वायर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू के इंटू आर क्यूब। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओमेगा के टर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया। ओमेगा इज गोइंग टू बी 4π स्क्वायर अपॉन के, आई होप यू अंडरस्टैंड, ओमेगा स्क्वायर इंटू 1/r क्यूब। मैंने नीचे डिवाइड कर दिया उसको, ओमेगा स्क्वायर के टर्म में लिख दिया, ठीक है। तो ये रिलेशन हमेशा होल्ड कर रहा होगा। ये ऐसा नहीं कि ये रिलेशन ऐसा नहीं कि सिर्फ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए हो, किसी भी रेडियस के लिए करेगा। बट हाँ, जियो स्टेशनरी में क्या होता है, ओमेगा ऑफ द अर्थ एंड ओमेगा ऑफ द सैटेलाइट मस्ट बी सेम। अब देखो कह रहा है उन्होंने किया क्या, मैंने ये डेटा तो पहली लाइन के बेसिस पे ही लिख दिया, ऑब्वियसली पहली लाइन के बेसिस पे ही लिख दिया। अब अगली लाइन है उसको ध्यान देकर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है इफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अबाउट इट एक्सिस इज डबल। अगर मान लो कह रहा है इसका डबल कर देंगे, मतलब जो अर्थ का ओमेगा इसको हमने डबल कर दिया,
तो कह रहा सैटेलाइट नाउ कैन बी इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट अबाउट द अर्थ इफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मतलब बेसिकली अगर हम अर्थ के ओमेगा को डबल कर देते हैं तो अब जियो स्टेशनरी रेडियस कहां होगी, है ना। तो मान लेते हैं, अब देखो अर्थ को अगर हमने ओमेगा बढ़ा भी दिया तो कोई बात नहीं, ओमेगा बढ़ा दिया तो पहले अगर अगर जो अगर ओमेगा था तो ये अपना रिलेशन आ रहा 4 पाई स्क्वायर अपॉन के की पावर हाफ इंटू 1 अपॉन आर की पावर 3/2। ये ओमेगा अर्थ का बेसिकली जब ओमेगा था अर्थ का, ओमेगा अर्थ का था केस 1 के लिए, तो ये रिलेशन होल्ड करा था और रेडियस आर है, ठीक है। अब केस 2 में क्या करा, देखो तुम्हें पता है चाहे जो हो जाए ये लॉ हमेशा होल्ड करेगा, ये यही इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, ये लॉ हमेशा होल्ड करेगा। इसी के बेसिस पर हम लोग इसको सॉल्व करना, तो ये चाहे तुम ओमेगा डबल कर दो या ट्रिपल कर दो, हर बार टाइम पीरियड और रेडियस का ये रिलेशन होल्ड करना चाहिए। केपलर ने बोल दिया तो होल्ड करना पड़ेगा ना भाई, लॉ है, लॉ का मतलब कि स्ट्रांग होता है, कभी भी इसको ऐसे नहीं की छोड़ देंगे कि भाई अब यहां होल्ड कर रहा है यहां नहीं होल्ड करेगा। तो अब चाहे जो कंडीशन चेंज करो तुम, चाहे ओमेगा बढ़ाओ चाहे घटाओ, लेकिन ये लॉ हमेशा होल्ड करेगा, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू के आर क्यूब। आई होप यू अंडरस्टैंड पॉइंट। तो केस 2 में क्या बोला इसने कि ओमेगा जो अर्थ का वो डबल कर दिया हमने, अगर ओमेगा हमने अर्थ का डबल कर दिया तो सैटेलाइट का भी डबल करना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड पॉइंट। तो 2 ओमेगा कर दिया हमने, सैटेलाइट का जो ओमेगा था वो 2 ओमेगा भी हो जाएगा, दोनों ही डबल हो जाएंगे, सैटेलाइट का भी डबल हो जाएगा। एंड ये रिलेशन तो होल्ड करेगा 2 पाई बाई के 4 पाई स्क्वायर अपॉन के की पावर हाफ इंटू 1 बाई आर डैश की पावर 3/2। अब रेडियस हमें बदलनी पड़ेगी, है ना। तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की रेडियस अब है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की रेडियस। आई होप यू अंडरस्टैंड पॉइंट अगेन। अब डिवाइड कर लेते हैं 1/2 इज इक्वल टू, ये तो देखो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आर डैश की पावर 3 आर डैश अपॉन आर ओवरऑल की पावर 3/2। ऐसा करते हैं स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेंगे तो आर डैश अपॉन आर का क्यूब इज गोइंग टू बी 1/4 आर डैश क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब बाई 4 हो जाएगा। अब क्यूब ले लेते हैं तो आर डैश इज गोइंग टू बी आर अपॉन 4 की पावर 1/3। तो ये रेडियस होगी जहां पर वो जियो स्टेशनरी होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के हिसाब से जो नया रेडियस आएगा, अगर आप ओमेगा को डबल कर दोगे तो पहले अगर ओमेगा था, अब दूसरे के लिए फिर से उसको कह रहा कि पहले अर्थ का ओमेगा था, उसके हिसाब से हमने उस सैटेलाइट का ओमेगा मान लिया। अब अगर हमने अर्थ का डबल कर दिया तो सैटेलाइट का भी डबल करना पड़ेगा। तो ठीक है, देखो पहले केस में अर्थ का ओमेगा था तो उसके हिसाब से हमने रेडियस आर दिया हुआ था। दूसरे केस में हमारा जो ओमेगा था, अर्थ का ओमेगा डबल कर दिया तो सैटेलाइट का ओमेगा भी डबल करना पड़ेगा हमें, करेक्ट है। उसके करेस्पॉन्डिंग हम लोगों ने रेडियस निकाल लिया, जिस रेडियस पे वो जियो स्टेशनरी होगा तो हमने वो रिलेशन यहाँ से डिवाइड करके निकाल दिया। इक्वेशन केस 1 या केस 2 से ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को डिवाइड करके हमने निकाला है। आई होप यू अंडरस्टैंड पॉइंट, ज्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा है ये। तो इससे रिलेशन निकला आर अपॉन 4 की पावर 1/3। देखते कोई ऑप्शन है जो रेडियस होगा नया? यस, सी ऑप्शन है अपने पास, ठीक है। तो ये वाला आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे करके देखो, तो ट्रिकी होता है कि आपको मतलब ग्रेविटेशन में बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछता, थोड़ा ट्रिकी होते हैं कैलकुलेशन वाइज, तो आपको पेशेंस के साथ कैलकुलेशन करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। और भी क्वेश्चन अपने पास, ये आपका आईआईटी जेई में आया था, एडवांस में आया था, तो एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन कर ही लेंगे हम लोग। वैसे हालांकि ये तो आसान सा ही क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं, एडवांस में आया था। एडवांस मतलब तब एडवांस होता नहीं था 2002 में, तब सिर्फ रिटन टेस्ट होता था, उसमें आया था। तो फिगर शोज इलिप्टिकल पाथ, देखो ध्यान से देखो, ये आपका फिर से केपलर्स लॉ पे ही क्वेश्चन है। हालांकि ओवरऑल मैंने मिक्स रखा था, तो ये केपलर्स लॉ से दिख रहा है साफ साफ क्लियर कट। केपलर्स लॉस आपको वही 3 जो लॉस बताए गए थे। तो फिगर शोज इलिप्टिकल पाथ ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो कहा ए बी सी डी, ठीक है, ऐसे पूरा मतलब इलिप्टिकल पाथ अराउंड द सन सच दैट एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब कह रहा देखो ये सन है और ये कह रहा जो एरिया ऑफ द ट्राइंगल है दैट इज 1/4 एरिया ऑफ द इलिप्स। मान लो एरिया ऑफ द इलिप्स कितना मान लेते हैं, ए, एरिया ऑफ इलिप्स हमने कितना मान लिया, इक्वल्स टू ए। इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो दैट इज 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल, दैट इज 1/4 ऑफ टोटल एरिया ऑफ द इलिप्स। चलो अभी हमें 2 इंफॉर्मेशन मिली है, ठीक है। इसने बोला कि फिगर शोज एन प्लैनेट बेसिकली इस इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है सन के अबाउट, और कह रहा है कि जो ये एरिया टोटल एरिया जो भी है इलिप्स का, वो इस ट्राइंगल के एरिया मतलब ट्राइंगल का एरिया इलिप्स के एरिया का टोटल 1/4 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो फिर कह रहा है डीबी एज ये मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है, ये दे रखा है इन्होंने, है ना।
ये DB एज मेजर एक्सिस एंड C एज माइनर एक्सिस। अब देखो अब क्वेश्चन है, अब करा अगर T1 इज द टाइम टेकन फॉर प्लैनेट, इफ T1 इज द टाइम, कहां से कहां तक का T1 है, T1 इज द टाइम टेकन फॉर प्लैनेट टू गो ओवर पाथ ABC, ABC मतलब ये वाला यहां से यहां तक, ठीक है, और T2 is the time for CDA। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहां मैं कलर अलग बना देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। देखो अगर मैं यहां से यहां तक जाता हूं तो जो एरिया कट होगा वो एरिया कट ये वाला कंसीडर करना विद रिस्पेक्ट टू सन, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड पॉइंट। ये वाला, ये जो रेड वाला मैं बना रहा हूं, ये एरिया कट कर रहा होगा T1 टाइम में। तो अगर मैं इसकी एरियल वेलोसिटी निकालूं जो कि कांस्टेंट होती है, तो एरियल वेलोसिटी क्या होगी, फॉर एरियल वेलोसिटी ध्यान से समझना, एरियल वेलोसिटी that is going to be, let's assume that is going to be ओके अच्छा ये पता नहीं चाहिए एरियल वेलोसिटी सेम होती तो कितना है एरिया, इसका एरिया कितना होगा। देखो अगर ये तुम्हारा ये अगर टोटल इलिप्स है तो ये वाला एरिया a/2 होगा, ठीक है, हाफ है ना। तो ये वाला एरिया आपको a/4 दिया तो ये कितना हो जाएगा a/4। तो ये कितना हो जाएगा एरियल वेलोसिटी फॉर पाथ ABC, तो दैट इज गोइंग टू बी रेड वाला एरिया ऑफ द रेड एरिया विच इज a/4 अपॉन टाइम T1। दिस इज द एरियल वेलोसिटी फॉर पाथ ABC। आई होप यू अंडरस्टैंड पॉइंट। अब कह रहा है कि अच्छा एरियल वेलोसिटी की खास बात करती है, केपलर ने बोला था एरियल वेलोसिटी सेम होती है, a बाई एरिया टोटल एरिया अपॉन टाइम इंटरवल है ना, और टोटल एरिया अपॉन मतलब किसी भी मतलब तुम जो भी एरियल वेलोसिटी निकालते हो तो दैट इज शुड da/dt शुड बी कांस्टेंट एरियल वेलोसिटी, ठीक है, ये केपलर्स लॉ था। तो देखो यहां पर अगला जो पाथ है वो ये है, अगर अब यहां CBA जाता है विच इज गिवन CDA इनफैक्ट सॉरी CDA है ये CDA, आई थिंक आई हैव टेकन उल्टा ले लिया मैंने, तो ये मिटा लेते हैं इसको, सॉरी ABC ये नहीं है, ABC ये है, ABC आपका ये वाला है, ABC ये है, तो ये एरिया कट कर रहा होगा, इसमें T1 टाइम लगा इसको, तो हम क्या करेंगे फॉर पाथ ABC, देखो ध्यान से देखना वरना क्वेश्चन गलत जाता है। फॉर ABC टाइम कितना है T1 और ABC का एरिया कितना होगा, अब देखो इस ट्राइंगल का एरिया कितना है a/4 और ये हाफ है तो इसका हो जाएगा a/2, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया हो जाएगा अपने पास a/2 प्लस a/4 और डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा T1 बोला, ABC के लिए टाइम कितना लगा T1 एंड दिस इज गोइंग टू बी एरियल वेलोसिटी, इसको बोल देते एरियल वेलोसिटी मतलब एरियल वेलोसिटी ऑफ ABC, तो दिस इज गोइंग टू बी 3a/4T1 इक्वेशन नंबर 1। अब अपन लोग क्या करेंगे फिर से अगले ट्रेजेक्टरी की तरफ देखेंगे, ये है अपना अगला ट्रेजेक्टरी ये वाला विच इज व्हाट CDA क्या है, देखो ये C है, ये D है और ये A है, और ये एरिया तो बहुत क्लियर कट अभी हमने निकाला था a/4 था। तो फिर फॉर एरियल वेलोसिटी फॉर पाथ CDA जो टाइम लगा था वो कितना था T2, तो VCDA इज गोइंग टू बी टोटल एरिया कितना होगा a/4 और डिवाइडेड बाय टाइम कितना T2। अब हमें पता है कि केपलर ने बताया था अकॉर्डिंग टू केपलर जो अपना एरियल वेलोसिटी होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो एरियल वेलोसिटी कितना अपने पास, एरियल वेलोसिटी मस्ट बी सेम, एरियल वेलोसिटी मस्ट बी सेम अकॉर्डिंग टू केपलर। तो ये हो जाएगा, देखो यहां पर क्या हो जाएगा 3a/4T1 इक्वल्स टू, मैं इसको थोड़ा सा पेज ऐड कर लेता हूं, 3/4 इन दोनों को फ्रॉम 1 and 2 इक्वेट कर सकते हैं, 1 and 2 इक्वल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3a/4T1 इक्वल्स टू a/4T2, a कट जाएगा 4 कट जाएगा, तो T1 इक्वल्स टू 3T2, ये टाइम का रिलेशन हुआ है ना। एरियल वेलोसिटी सेम करेंगे तो जो T1 को लगा होगा मतलब जो T2 को लगा होगा उसका 3 गुना टाइम T1 को लगा होगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड पॉइंट एंड द ऑप्शन इज C, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट्स, बहुत क्लियर कट चीजों को समझना है एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द ट्यूटोरियल। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है सॉरी। तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है बस, अगर आप टाइम देके पढ़ोगे ना क्वेश्चन को तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो देखो जैसे कह रहा है सैटेलाइट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड v इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, तो कह रहा है एक सैटेलाइट है, मान लो अर्थ के अबाउट कोई सैटेलाइट है, मान लो ये सैटेलाइट है यहाँ पे और जिसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो कितनी है v है,
ठीक है, तो v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर gm बाई r, और r क्या इसकी रेडियस होगी यहां से यहां तक की, आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड अ पॉइंट अबाउट द अर्थ। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज इजेक्टेड फ्रॉम इट। अब कह रहे देखो जो यहां थे ना, तो यहां से एक ऑब्जेक्ट स्मॉल m मास का इजेक्ट कर दिया गया। अब कह रहा जब ये इजेक्ट किया गया ना, तो इट एस्केप्स द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। अगर ये कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी पॉइंट से अगर थ्रो करो और वो स्केप कर जाए ग्रेविटेशनल पुल ऑफ दैट प्लैनेट, उसको बोलते हैं स्केप वेलोसिटी। और स्केप वेलोसिटी किसी r रेडियस में हमें पता होती है, तो ये हो गया आपकी स्केप वेलोसिटी किसी भी r रेडियस के लिए होती है ट्वाइस gm बाई r। अब कैसे याद रखोगे, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है उसकी रूट 2 टाइम्स स्केप वेलोसिटी होती है उस पर्टिकुलर रेडियस के लिए, है ना। याद करने का तरीका ये हो गया, नहीं समझ में मैंने क्या बोला। ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है रूट ओवर gm बाई r। अगर r रेडियस पे हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी चाहिए, मान लो इस ऑर्बिट पे आपको कोई सैटेलाइट को ऐसे चक्कर लगवाना है, तो आपको मिनिमम इतनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी। तो आपको याद रखना, मैंने प्रूफ किया, लेक्चर ध्यान से देखें तभी समझ में आएगा ये, ठीक है। ये अभी तो अब हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर रहे हैं, तो रूट ओवर gm बाई r। और स्केप वेलोसिटी क्या होती है, इसी रेडियस पर अगर यहां से हमें किसी ऑब्जेक्ट को इतनी बाहर की तरफ वेलोसिटी देनी है ताकि ये स्केप कर जाए अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड या जो भी प्लैनेट है, तो वो जो जनरल फॉर्मूला होता है रूट ओवर 2gm बाई r, तो मतलब रूट 2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है, ठीक है। अब इसने बोला कि अब अगर हमें स्केप वेलोसिटी करा कि क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि इतनी कि एक ऑब्जेक्ट निकला और इतनी वेलोसिटी मिली उसको कि वो स्केप कर गया बोल सकते हैं अर्थ को, या यू कैन से स्केप कर गया अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को, तो एट द टाइम ऑफ इट्स इजेक्शन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ, तो कितनी होगी एट द टाइम ऑफ इजेक्शन, इसी बेसिकली एट द टाइम ऑफ इजेक्शन इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी एट द टाइम ऑफ इजेक्शन, एट द टाइम ऑफ इजेक्शन दैट इज गोइंग टू बी हाफ एम, कितने वेलोसिटी स्केप किया होगा, कितने वेलोसिटी से भागा होगा, स्केप वेलोसिटी, तो हाफ एम वी स्क्वायर। तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ इजेक्शन। तो v कितना हो जा रहा है अपने पास, देखो हाफ एम, तो स्क्वायर कर देंगे 2gm बाई आर। आई होप यू अंडरस्टैंड ए पॉइंट। और gm बाई आर क्या है, अगर तुम ध्यान से देखो तो v स्क्वायर इक्वल टू gm बाई आर हो जाएगा। तो gm बाई आर को हम लोग v स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 2 कट जाएगा तो हो जाएगा एम वी स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड ए पॉइंट। देखो यहां से उठा लिया मैंने डेटा, ये v था, ये दिया हुआ था इसलिए इसी टर्म्स में हमें लिखना था। तो v इक्वल टू v ऑर्बिटल वेलोसिटी इक्वल टू रूट ओवर gm बाई r था, और स्क्वायर कर दिया तो v स्क्वायर इक्वल टू gm बाई r हो गया। और यहाँ पे भी gm बाई r आ रहा था तो हमने उसको रिप्लेस कर दिया v स्क्वायर, और 2 2 कट गया, तो mv स्क्वायर इज दी टोटल काइनेटिक एनर्जी जो इसके वेलोसिटी होगी, इसके वेलोसिटी के अकॉर्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो mv स्क्वायर आएगी, एंड हेंस ऑप्शन इज बी। आई होप ये आप लोग को क्लियर कट समझ में आ रहा है। कुछ ज्यादा मैंने मुश्किल नहीं किया कि मतलब ऐसे सोचो ना कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पे कोई ऑब्जेक्ट, इनफैक्ट दिस इज द कॉन्सेप्ट वी यूज फॉर, जैसे अगर मान लो कोई सैटेलाइट है, अब हमें कोई पार्ट यूज हमारे, जैसे मान लो कोई सोलर पैनल हमारी यूज करनी है, तब उसको या तो तुम अर्थ पे भेज देते हो या तो तुम स्पेस में भेज देते हो। तो कैसे भेजो, अब ऑब्वियसली स्पेस में भेजना चाहते हो, मतलब ऐसे भेजो कि अर्थ पे वापस नहीं आना चाहिए, नहीं पता चला कि आपने ऐसे थ्रो किया, अब इतनी वेलोसिटी नहीं दी कि वो स्पेस में तो क्या फिर, लेकिन अर्थ की ग्रेविटेशन पुल की वजह से वापस आ गया। तो यू हैव टू गिव द वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, या जो भी चीज आप थ्रो करना चाहते हो, कितनी देनी होगी आपको, स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी मतलब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के निकल जाएगा, है ना। तो हमारे जो सैटेलाइट वगैरह चक्कर लगा रहे हैं ऑर्बिट में, किसी रैंडम ऑर्बिट में, तो हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करना होता है, स्पेस में फेंकना होता है, जिसे हम लोग स्पेस जंक बोलते हैं। तो उसमें हमें स्केप वेलोसिटी के बराबर ही आपको उसको काइनेटिक, मतलब स्केप वेलोसिटी के बराबर उसको वेलोसिटी देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ उसके करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। तो वैसा ही सेम क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ है कि अगर मान लो कोई एक प्लैनेट है चक्कर लगा रहा है, अब करें एक ऑब्जेक्ट हमने वहां से इजेक्ट किया और वो स्केप कर गया उस प्लैनेट की ग्रेविटेशन फील्ड, और प्लैनेट आपका अर्थ है, तो अच्छी बात है, हमने कहा कि जब स्केप करा होगा तो उस पॉइंट के हिसाब से जो स्केप वेलोसिटी होगी वो मिली होगी उसको। तो स्केप वेलोसिटी किसी भी रेडियस के लिए होती है रूट ओवर 2gm बाई r, और उसके हिसाब से उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी ई स्क्वायर, उसकी वैल्यू रखा हमने, और gm बाई r आ गया। और gm बाई r एक्चुअल में क्या है, अगर ध्यान से देखोगे तो v स्क्वायर, और v क्या है आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो उसी के हमने यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, ठीक है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, यहाँ पर कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो मैं आप लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप सारे क्वेश्चंस करो, और अगर आपके पास विद्या मंदिर के मॉड्यूल और वर्कबुक है तो उससे भी क्वेश्चंस को आप लोग बहुत ध्यान से सॉल्व करो। अब देखो बहुत सारी चीजें, अब मैं यहाँ पर फन के लिए तो आया नहीं हूँ, पढ़ाने आया हूँ, तो पढ़ाने वाली बातें ही करता हूँ फुल टाइम, है ना। तो अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो जेई के लिए, आईआईटी के लिए, तो आप इन लेक्चर्स को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी बातें। कुछ चीजें आपको डिफिकल्ट लग सकती है, कोई गलत बात नहीं है, जेई डिफिकल्ट ही होता है, इजी नहीं होता, ये बात ध्यान रखें। आप रिजल्ट्स देख लें कि आपके परसेंटेज मार्क्स देख लोगे, इतने ज्यादा नहीं आते भी। एडवांस हुए, मैं बार बार बता रहा हूँ, एडवांस में भी ऐसा नहीं कि बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, मतलब पेपर ओवरऑल डिफिकल्ट ही आता है, तो आपको डिफिकल्ट चीजें पढ़नी पड़ेगी डिफिकल्ट चीज सॉल्व करने के लिए। तो हमें हर चीज
को ध्यान में रख के हमें जितना डेटा मैं बोलता हूँ आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे इस चैप्टर में आपको क्या क्या याद रखना चाहिए जो मैं बताता हूँ, जैसे आप ऑब्वियसली आपको पहला चीज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो याद होना चाहिए, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन याद होना चाहिए, आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको स्केलर वेलोसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको तीनों केप्लर्स लॉ याद होने चाहिए, आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें जो आपको बताई गई वो याद करने वाली चीज, ये भी याद करेंगे ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। और आपने अगर सारे लेक्चर देख लिए तो आपको देखो कुछ तो पहले से बेटर हो गई होगी। अगर आपने पढ़ा भी है नहीं पढ़ा है तो आपकी ग्रेविटेशन आपकी इंप्रूव हो गई होगी। तो मैं अगले एक दो लेक्चर में एक लेक्चर होगा, एक ट्यूटोरियल होगा, तो उसमें मिसलेनियस टॉपिक लूंगा, उसमें ऐसे क्वेश्चन लूंगा जो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, मतलब उसको टॉपिक में हम सेग्रीगेट नहीं कर पाते, ये टॉपिक है, तो मिसलेनियस टॉपिक होगा ओवरऑल। आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो अगली क्लास में मैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो मतलब ऐसे क्वेश्चन जे एडवांस में खूब आते हैं, जो मिसलेनियस टॉपिक हुआ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उस लेक्चर को बिल्कुल ही ना मिस करें, ठीक है। तो आप लोग प्लीज इस लेक्चर को रिवाइज करें और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।